भगवान राम, जो न सिर्फ अपने धर्म, न्याय, आदर्श, चरित्र, धैर्य, साहस और करुणा के लिए जाने जाते हैं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में उनकी स्वीकार्यता है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज भगवान राम के मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन हो रहा है, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ। दरअसल किसी भी मंदिर का निर्माण होता है तो उसकी एक विशेष स्थापत्य शैली होती है। इस मंदिर की स्थापत्य शैली और कुछ मुख्य विशेषताओं के साथ आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। देखते हैं सबसे पहले किन बिंदुओं के अंतर्गत इस हम पूरे के पूरे संदर्भ को समझेंगे। बात हम सबसे पहले खबर की करेंगे, फिर देखेंगे चर्चा में क्यों है। इसके साथ ही हम देखेंगे राम मंदिर की वो मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। उन विशेषताओं को जानने के बाद इसकी जो वास्तुगत विशेषता है विशेष रूप से हम उस पर केंद्रित रखेंगे और वास्तुगत विशेषता के अंतर्गत जो मुख्य रूप से जिस स्टाइल में, जिस शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है उस शैली के बारे में जानेंगे, अर्थात नागर शैली का अध्ययन करेंगे। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे। साथ साथ सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिहाज से भी आपके परीक्षोपयोगी यह तथ्य होंगे, इसलिए आप इसको हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आपको बता दें, अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सीधे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बात सबसे पहले खबर की करेंगे तो खबर है द इंडियन एक्सप्रेस की, व्हाट इज द नागर स्टाइल इन विच अयोध्याज राम टेम्पल इज बीइंग बिल्ट, जिसमें इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। वास्तव में ये नागर शैली क्या है उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों चर्चा में है, तो चर्चा में इसलिए है कि राम मंदिर के निर्माण की जो प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला की जो मूर्ति वहां रखी जा रही है उसके माध्यम से आज उसका एक उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस वजह से यह चर्चा में है। चर्चा में तो वैसे भी कई दिनों से था, लेकिन विशेष रूप से हमारा जो फोकस होगा वो इसकी स्थापत्य शैली और कुछ विशेषताओं पर केंद्रित होगा। आपको बता दें कि खजुराहो और कोणार्क में जो मंदिर हैं उन मंदिरों से इसकी स्थापत्य शैलीगत जो विशेषताएं हैं वो प्रभावित हैं। तो इसके लिहाज से इस चर्चा को केंद्र में रखते हुए आज के संदर्भ को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं, अगर उस पर एक नजर डालें तो कोई भी मंदिर का निर्माण होता है तो कितने एरिया में ये बना है उसको अगर हम देखें तो 70 एकड़ क्षेत्रफल में यह विस्तृत है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो तकरीबन 10 एकड़, और उसमें भी जो मेन मंदिर की संरचना है उसकी अगर बात करें तो ये 2.77 एकड़ में ये संरचनागत विशेषताएं हमको देखने को मिलेंगी। लंबाई की बात करें तो 360 फीट चौड़ाई, 235 फीट इसकी है। इसके जो मुख्य वास्तुकार हैं एक बार उनको आप ध्यान से देख लें, चंद्रकांत बी सोमपुरा, और इन्हीं के पुत्र हैं आशीष। विशेष रूप से इनकी अगर हम बात करें तो ये लोग अपने पारिवारिक रूप से ही वास्तुशिल्प से जुड़े हुए हैं। सोमनाथ मंदिर की परंपरा कह लें या हम अक्षरधाम मंदिर की परंपरा कह लें, दोनों ही परंपराओं से इस परिवार का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसमें चंद्रकांत बी सोमपुरा और इन्हीं के पुत्र 51 वर्षीय पुत्र आशीष ने मिलकर इसकी मुख्य जो वास्तुशैली है उसको तैयार किया है, उसको निर्माण करने का इनको श्रेय दिया जाता है। निर्माण कंपनी की अगर बात करें तो इसमें टाटा कंसल्टेंसी जो है वो मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर है और लार्सन एंड ट्रूबो को उसके संग कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वहां पर यह कार्य कर रही है। मूर्तिकार की बात करें, किसने इस मूर्ति को तराशा है, रामलला अर्थात रामचंद्र जी के जो बाल्यकाल की मूर्ति है। चूंकि अयोध्या में उनका जन्म हुआ था इसीलिए वहां पर उनकी बाल्यावस्था की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया जा रहा है। मूर्तिकार जो है वो है अरुण योगी राज। इसके अलावा इनके सहायक हैं गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे। विशेष रूप से जो शालिग्राम एक विशेष पत्थर है, काले रंग का पत्थर होता है जिसकी हिंदू धर्म में काफी पवित्र पत्थर इसको माना जाता है। ये नेपाल की तराई में गंडक नदी के किनारे ये पाया जाता है। ये ऐसा पत्थर होता है जो प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध होता है और इसको तराश कर एक विशेष विधि के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो इसी पत्थर से इस 4.25 फीट की जो मूर्ति है इसका निर्माण किया गया है। इसके मूर्तिकार हैं अरुण योगी राज जी और उनके जो सहयोगी हैं। इस पूरे मंदिर के अगर लेआउट की बात करें तो 3 मंजिलें हैं। अगर गर्भगृह अर्थात पिछला जो सबसे मुख्य हिस्सा है ऊंचाई की बात करें तो 3 मंजिल हमको दिखाई देगी। 20-20 फीट की 3 लेयर है। तो पूरे लेआउट की अगर हम बात करेंगे तो 3 मंजिलें हैं 20-20 फीट की। इसके अलावा इसमें जो खंभे हैं उनकी संख्या की अगर बात करें, नागर शैली की विशेषताओं में खंभे भी होते हैं, तो 392 खंभे और 44 दरवाजे हमको इस पूरे के पूरे मंदिर में दिखाई देते हैं। और इसमें निर्माण सामग्री की जहां तक बात है तो संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है
और संगमरमर विशेष रूप से भारत में अगर बात करें तो मकराना वो जगह है जहां के संगमरमर अपनी विशेष गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। मकराना के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है जो कि गुलाबी रंग के होते हैं। इसके अलावा जो वहां के सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी के संगमरमर है उसका इस्तेमाल हुआ है। बलुआ पत्थर ग्रेनाइट का भी इसमें इस्तेमाल देखने को मिलता है। मंदिर की नींव की अगर बात करें तो आरसीसी अर्थात रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट से 14 मीटर मोटी परत बनाई गई है। ये इतनी मजबूती से और विशेष रूप से पत्थर को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम जो अपनाया गया है उसमें मजबूती का विशेष ध्यान रखा गया है। वो क्यों? क्योंकि जो यह है जहां पर यह मंदिर स्थित है वो क्षेत्र जो है वो भूकंप जोन 4 के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी मजबूती को विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही लंबे समय तक इस मंदिर को अच्छी अवस्था में रखा जा सके, हजारों वर्षों तक इसकी आयु हो सके, इसलिए भी इसके निर्माण में मजबूती पर विशेष फोकस है। 21 फुट ऊंचा ग्रेनाइट का प्लिंथ दिखाई देता है। यहां पर शुरुआत में 21 फुट ये ऊंचाई है जहां से सीढ़ियों के माध्यम से आप चढ़ के मंदिर के मुख्य हिस्से में आप प्रवेश करेंगे। इसमें कहीं भी किसी निर्माण में लोहे का प्रयोग आपको नहीं मिलता है क्योंकि लोहा जंग लगने की वजह से कमजोर होता है। उस निर्माण में मजबूती में कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई देगी। परकोटा अर्थात ये चारों ओर आप देख रहे हैं जो दीवार परकोटे वाली, इसका निर्माण किया गया है। 732 मीटर और 14 फीट इसकी चौड़ाई है। साथ ही इसके पूर्वी हिस्से में यहां पर प्रवेश करने के लिए एक द्वार बनाया गया है, इसको सिंह द्वार कहा जाता है। और ये जो हिस्सा है इसमें 21 फीट की जो ऊंचाई है इसमें 32 सीढ़ियां बनी हैं। इस पे आप चढ़ने के बाद मुख्य मंदिर के शिखर विमान वाले हिस्से में आप प्रवेश कर पाएंगे। तो ये इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। इसके आगे अगर हम चलें तो नागर स्टाइल में इसका निर्माण हुआ है। तो जानते हैं कि नागर स्टाइल क्या होती है, नागर शैली क्या होती है। नागर जैसा कि शब्द से ही आप देख रहे हैं नगर शब्द से बना है। नगरों में प्रायः मंदिरों का निर्माण होता था, इसलिए नागर वहीं से आया हुआ शब्द है। देखिए 3 स्टाइल हैं, 3 शैलियां हैं उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। अगर हिमालय से विंध्य तक आप देखेंगे तो उत्तर भारत की जो शैली है उसको नागर शैली के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप विंध्य के बाद नीचे जाएंगे कृष्णा नदी तक तो वहां आपको जो मध्य भारत की शैली है उसको वेसर कहा जाता है और दक्षिण भारत में जो शैली है उसको द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली से हुआ है। इसका मतलब कि हिमालय से लेकर विंध्य के बीच अर्थात उत्तर भारत में जो शैली प्रचलित रही। देखिए भारत में मंदिर निर्माण शैली वैसे तो मौर्य काल से शुरू हो गई थी। मंदिरों का निर्माण मौर्य काल से हमको ठीक ठाक मिलता है, गुप्त काल में और पल्लवित हुआ। लेकिन जो विशेष रूप से यहां पर नागर स्टाइल की अगर बात करें तो 8वीं से 13वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि उत्तर भारत के जो शासक हैं उनके द्वारा संरक्षण इसमें विशेष रूप से इनको प्रदान किया गया नागर शैली के संदर्भ में। अब देखिए इसमें आधार जो होता है वो चतुष्कोणीय होता है, अर्थात जिसमें 4 कोण हो, चौकोर हो। तो चतुष्कोणीय आधार पर नागर स्टाइल के जो मंदिर हैं उनका निर्माण होता है, आप ध्यान रखेंगे। इसमें विशेषताओं में स्तंभों का प्रयोग होता है, रथ होते हैं और प्रदक्षिणा पथ होता है। ये कुछ संरचनाएं हैं। इसके मुख्य रूप से 8 भाग हैं जो आगे हम आपको बताएंगे। और जैसा कि इसमें आपने देखा स्तंभों का प्रयोग, यहाँ पर जो मंदिर निर्माण हुआ है उसमें भी स्तंभों का प्रयोग हुआ है। लगभग 400 स्तंभ है, 392 स्तंभ है। इस शैली में जो मंदिर बने हैं उन मंदिरों को आप देखेंगे उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय नाम से जाना जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आप इसके अलग अलग भागों को देख सकते हैं। इसको 8 भागों में बांटा जाता है। जैसे जो मूल आधार होता है नागर स्टाइल की मंदिरों का, मूल जो बेस होता है जिस पर ये बनाई जाती है, एक वेदी होती है जिसको जगती भी कहते हैं। तो मूल आधार जो इस पर इसका निर्माण होता है उसको जगती कहते हैं, वेदी कहते हैं। ऊंचे आधार पर इसका निर्माण होता है। तो पहला हिस्सा ये हो गया। दूसरा हिस्सा होता है जो नींव और दीवारों के बीच का हिस्सा होता है उसको मसूरक कहते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। तीसरा होता है जंघा, ऐसी दीवारें जो विशेष रूप से जो गर्भगृह की दीवारें हैं, गर्भगृह की जो चारों ओर ये दीवार आपको दिखाई दे रही है इसको जंघा कहा जाता है। इसके बाद कपोत या कॉर्निस, कपोत या कॉर्निस का मतलब होता है एक छज्जे जैसी जो संरचना होती है उसको कॉर्निस कहते हैं। आप विशेष रूप से अगर सामान्य भाषा में समझे तो जैसे खिड़कियां बनती हैं, खिड़कियों को कवर करने के लिए जो छज्जे बनाए जाते हैं, तो उसी प्रकार की जो संरचना नक्काशीदार यहां पर आपको दिखाई देगी उसी को कहा जाता है कपोत या कॉर्निस। इसके बाद शिखर आता है। शिखर का मतलब शीर्ष अथवा गर्भगृह के ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो है ये शिखर कहलाएगा आपका। इसके बाद ऊपर जब और बढ़ेंगे शिखर से ऊपर तो ग्रीवा, ये वाला हिस्सा ग्रीवा होता है। ग्रीवा, ग्रीवा के ऊपर आप जाएंगे तो आमलक होता है। ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, आमलक होता है। ये आपको ग्रीवा और वर्तुलाकार आमलक हो गया। शिखर के शीर्ष पर कलश का, आमलक के ऊपर जब जाएंगे तो कलश स्थित होता है। तो ये
कुल मिला के इसके 8 भाग होते हैं। मुख्य रूप से नागर स्टाइल में जो मंदिर का निर्माण होगा उसके 8 हिस्से होते हैं। इन 8 हिस्सों को मूल आधार, मसूरक, जंघा, कपोत, शिखर, ग्रीवा, वर्तुलाकार आमलक और कलश के रूप में हम जानते हैं। अब यहां देखें, इस मंदिर की अगर बात करें तो इसमें वो सभी विशेषताएं आपको दिखाई देंगी। सिंहद्वार से आप जब प्रवेश करेंगे तो एक ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण हुआ है, जिसको हम वेदी जगती कहते हैं। इसके बाद आप यहां बढ़ेंगे तो यहां पर आपको 3 मंडप दिखाई देंगे इस मंदिर की अगर बात करें, और मंडप के बाद आपको यहां पर गर्भगृह दिखाई देगा। इस गर्भगृह में वो सारी संरचनाएं, चाहे वो शिखर हो, चाहे वो ग्रीवा हो, चाहे वो आपको आमलक हो या कलश हो, ये सभी संरचनाएं आपको इस मंदिर में दिखाई देंगी, जो कि नागर शैली की विशेषताएं हैं। इसमें अगर मंडप की बात करें तो जब आप प्रवेश करेंगे तो मंडप जो होता है, यहां पर आपको सबसे पहले रंग मंडप दिखाई देगा। रंग मंडप के बाद अब जब आगे बढ़ेंगे तो आपको नृत्य मंडप दिखाई देगा। नृत्य मंडप के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कुडू मंडप दिखाई देगा। इसमें बेसिकली अष्ट धातु से निर्मित एक बड़ा घंटा लगाया गया है यहां पर, और इसके दोनों तरफ एक प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप बनाया गया है। तो ये इसकी संरचना है जिसमें नागर शैली की सारी विशेषताएं आपको दिखाई देंगी। इस मंदिर को समझने के लिए ये आवश्यक है। चारों ओर इसकी सुरक्षा के लिए ये परकोटे और दीवारों से इसको घेरा गया है। इसमें किसी भी प्रकार के अन्य ऐसी विशेषताएं आपको नहीं दिखाई देंगी जो नागर शैली से इसको अलग करती हैं। तो ये इस मंदिर की कुछ स्थापत्यगत विशेषताएं हैं और नागर शैली के कुछ प्रमुख मंदिर जो आपको जानने चाहिए, क्योंकि इस मंदिर निर्माण के साथ इससे संबंधित कुछ अन्य मंदिर आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। कोणार्क कस्तूरी मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। दिलवाड़ा के मंदिर आबू पर्वत राजस्थान। सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात। ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जो नागर स्टाइल के मंदिर हैं। इसमें विशेष रूप से इन मंदिरों को या और नागर स्टाइल के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनको आप सर्च करके ठीक ढंग से एक बार देख लें, उनकी विशेषताओं को देख लें, ताकि आपकी परीक्षा में सहयोगी हो। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट चल रही है हमारी संस्था की तरफ से, दृष्टि परिवार की तरफ से 20 से 50% की छूट है। 21 से 25 जनवरी तक ये छूट है। 25 जनवरी अंतिम तिथि है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर यह छूट उपलब्ध है। इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जिसके माध्यम से उसको फिल करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए 87501 87501 या 8010440440 पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नागर शैली की नहीं है। ऑप्शन ए जगती, ऑप्शन बी अलंकृत गोपुरम, ऑप्शन सी मंडप, या डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब की प्रतीक्षा होगी। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।